हेलो एवरीबॉडी, हेल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये BDTH नोवेल का एपिसोड नंबर 239 और इसमें जियन प्रोफाउंड्स का एसेक्टी टोली को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके बाद हम देख रहे होंगे एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को। सो अगर डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलो अब जानते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियन का ग्रुप बेसलाइन टाउन के बाहर आ गया था। अभी उनके सामने ऑलरेडी करीब 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे। ये सब वही लोग होते हैं जो कि एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर करने वाले थे, और ये बात सही साबित भी होती है क्योंकि सबके बीच में एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था, लोग ज्यादा समय तक रह नहीं पाते। वो सभी बेसलाइन रीजन में एंटर कर जाते हैं। जियान का ग्रुप भी करीब आधे घंटे तक वेट करता है, जिसके बाद वो चारों लोग भी इन सभी का पीछा करने लगे थे। अब क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप स्काउट का काम कर रहा है, तो अगर कोई सामने से परेशानी आती है, सबसे पहले उसका सामना इन्हें ही करना होगा। इस तरीके से जियान का ग्रुप सेफ रहेगा। ये चीज सच में जियान की ग्रुप के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुई थी, क्योंकि फॉरेस्ट में एंटर करे हुए अभी 10 मिनट हुए होते हैं, अचानक से सामने से चीखों की आवाजें सुनाई देती है। तब विशाउशन डिटेक्ट करती है कि आसपास एकदम जहरीली हवा फैली हुई है। इस वजह से जियान का ग्रुप एकदम अलर्ट मोड में आ जाता है। जब वो कुछ और समय तक आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक एलीट दोजून की लाश दिखाई देती। ये डेड बॉडी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती है। जियान कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि पॉइजनस फॉग इतना डेंजरस होगा। तभी शाओशान कहती है पॉइजनस फॉग नहीं है, बल्कि पॉइजनस वर्म्स है। हमारे आगे चल रहे इस ग्रुप के कई मेंबर्स ने इस तरीके के हजारों लाखों वर्म्स को इनेल कर लिया है, जिसकी वजह से लोग की जानने जा रही है। जब काइलिन और बाकी लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ता है, वो सभी काफी क्रीपी फील करते हैं। तुरंत ही जियान अपने शरीर के अंदर हेवली फ्लेम को सर्कुलेट करना शुरू कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से चर्पिंग साउंड्स बाहर आने लगी थी। कुछ ही समय में हम उसकी बॉडी में से काफी काले रंग की राख को बाहर आते हुए देखते हैं। उसने हेवली फ्लेम के क्लस्टर्स को एल्डर चिंगचेंग, काइलिन और चिंगलिन की बॉडी में भी एंटर करवा दिया था, जिसकी वजह से वो भी प्योरीफाई हो जाते हैं। जिसकी वजह जियान की हेवली फ्लेम उसके आसपास के 50 मीटर के रेडियस को कवर कर लेती है। इसमें कोई पॉइजनस फॉग एंटर नहीं कर पाता। इस हेवली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से ये लोग जंगल के और भी डीपर रीजन में चले जाते हैं। इस रीजन के जो फेरोशियस बीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जियान का ग्रुप सफिशिएंटली पावरफुल है। इस वजह से अपनी चीजों को संभाल पा रहे थे। तभी एल्डर चिंगचेंग जो कि खबर इकट्ठा करने के लिए आगे गए हुए होते हैं, वो वापस जाके जियान को बैड न्यूज सुनाते हैं। वो बताते हैं कि प्रोफाउंड्स का सेक्ट का ग्रुप फ्लावर सेक्ट को खत्म करने का प्लान कर रहा है। इस खबर के बारे में जान के जियान की आंखें एकदम आइसी कोल्ड हो जाती है। वो कहता है लगता है हमें इन प्रोफाउंड्स का सेक्ट के लोगों को ठिकाने लगाना ही होगा। फिर सीन आगे शिफ्ट हुआ था। हम येनन और नालन यानरान को देखते हैं। कुछ ही समय के बाद प्रोफाउंड्स का सेक्टर ग्रुप येनन के ग्रुप को सराउंड कर लेता है। इस ग्रुप का लीडर होता है लियू कैंग, जो कि प्रोफाउंड्स का सेक्टर डेप्यूटी चीफ था, और उसके साथ वो याहुआ लियांजुन भी था। इस लियू कैंग की गंदी नजरें होती हैं येनन और नालन यानरान की बॉडीज के ऊपर। ये इन दोनों को हासिल करना चाहता था। जब दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइट शुरू होती है, अब क्योंकि फ्लावर सेक्टर एल्डर्स पहले से इंजर्ड थे, इस वजह से बहुत ही डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। जब याहुआ लियांजुन येनन के ऊपर खतरनाक अटैक करने वाला होता है, तब एक बहुत ही बड़ा गोल्डन सा फिगर अपीयर होता है। इसके एक ही पंच में याहुआ लियांजुन की चटनी बन जाती है, यानी कि वो खल्लास हो गया था। अब आगे क्या होने वाला है, चलो हम देखते हैं इस एपिसोड में। अभी लियू कैंग की डार्क और डेंस आके येनन के सामने खड़े उस गोल्डन फिगर को देख रही थी। वो डीप आवाज में कहता है एक्सपर्ट, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? ये हमारे प्रोफाउंड्स का सेक्ट और फ्लावर सेक्ट के बीच का मैटर है। क्या तुम सच में इसमें इंटरवीन करना चाहते हो? जब लियू कैंग ये सब बोल रहा होता है, उसकी दुखी उसकी बॉडी के अंदर धीमे धीमे सर्कुलेट होने लगी थी। याहुआ लियांजुन को मीट पेस्ट बना के इस गोल्डन फिगर ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी है। लियू कैंग को केयरफुल रहने की जरूरत थी। वो 70 फीट का गोल्डन फिगर लियू कैंग की आवाज को सुन के बस एक हल्की स्माइल पास करता है। उसे रिप्लाई देने की फुर्सत नहीं होती। सामने जो याहुआ लियांजुन की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, वो गोल्डन जाइंट उस डेड बॉडी को रूथलेस तरीके से किक करता है। याहुआ लियांजुन की बॉडी किसी कैनन बॉल की तरह लियू कैंग की तरफ शूट हो गई थी। गोल्डन फिगर को अटैक करती हुई देख लियू कैंग की आंखें ग्लो में हो जाती हैं। वो कहता है चौस है। उसका हाथ अपने सामने की तरफ ग्रैब करता है। याहुआ लियांजुन की बॉडी में से बैंग का साउंड सुनाई दिया था। उसकी बॉडी एक बर्ड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। लियू कैंग कहता है ये चीफ देखना चाहता है कि तुम जो हमारे परफॉर्मेंस का सेक्ट के मैटर्स में इंटरवीन कर रहे हो, आखिर तुम्हारे पास क्या एबिलिटीज है। ये कहने के साथ वो अपने पैरों को जमीन में पटकता है। उसकी बॉडी किसी गोश्त की तरह फ्लैश होके उस गोल्डन जाइंट के सर के ऊपर अपीयर हो गई थी। वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है ग्रेट हेल ड्रैगन फिस्ट। जिस मोमेंट में लियू कैंग की मुंह से आवाज बाहर आई थी, उसके चारों तरफ दुखी फैलने लगती है। ये इकट्ठी होने वाली दुखी फटाक से काले रंग के ड्रैगन में ट्रांसफर हो गई थी। ये ड्रैगन काफी रियल सा लगता है। ये बड़ा सा काले रंग का ड्रैगन आसमान की तरफ देख के तेजी से रोर करता है, जिसके बाद वो अपने शॉकिंग मोमेंटम को कैरी करते हुए फ्राइटनिंग स्पीड के साथ सामने की तरफ शूट हो गया था। लियू कैंग के फियर्स अटैक को देख के उस गोल्डन जाइंट की आंखें ऊपर देखती हैं। उसकी उन गोल्डन आंखों में कोई भी इमोशन मौजूद नहीं था। उसकी फिस्ट जिसे देख के लगता है वो गोल्ड की बनी हुई है, वो अचानक से टाइट हो जाती है, जिसके बाद बिना किसी फैंसी मूवमेंट के साथ उससे सामने की तरफ पंच कर दिया गया था। जैसे ही पंच आगे बढ़ता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली स्पेस कोलैप्स हो जाता है। हम इसे स्पेशल क्रैक के अंदर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये एक ही बार में फ्लैश होकर उस बड़े से
से ब्लैक ड्रैगन से जाके सीधा टकरा गया था। हमें बैंग साउंड के साथ एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन दिखाई देता है। सैलाब की तरह एनर्जी चारों तरफ फैलती है। उस काले रंग के ड्रैगन के मुंह से एक मेजरेबल आवाज बाहर आती है। उसके पर कच्चे उड़ गए थे। बची हुई स्ट्रेंथ हवा को पेनिट्रेट करती हुई लिu कैंग से हैवी तरीके से टकरा जाती है। लिu कैंग का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। अपनी तरफ आती हुई फाइटिंग स्ट्रेंथ को सेंस करके लिu कैंग लगातार पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग थी। इससे पहले वो फोर्स लिu कैंग की बॉडी से टकरा पाती, अचानक से हवा ब्लास्ट हो जाती है। ऐसे एक्सप्लोसिव एयर ब्लास्ट की वजह से लिu कैंग की बॉडी पीछे उठ जाती है। वो सीधा 100 फुट बड़े पत्थर में जाके टकराता है। जो बची हुई फाइटिंग स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से पत्थर में से लगातार क्रैक साउंड्स बाहर आते हैं। अंत में जाके वो भी मिट्टी में बदल गया था। जो प्रोफाउंड का सेक्रेटरी लोग देखते हैं कि लिu कैंग जो कि उनका डेप्यूटी चीफ है वो गोल्डन जायंट के एक भी अटैक को रिसीव नहीं कर पा रहा। इन सभी ने ठंडी सांसें भरी थी। ये सभी लिu कैंग की स्ट्रेंथ को अच्छे से जानते थे। हालांकि लिu कैंग जिस रीजन की वजह से प्रोफाउंड का सेक्रेटरी डेप्यूटी चीफ बन पाया है वो पूरी तरीके से मेरिट की वजह से नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ दोजन क्लास के पीक पे पहुंच चुकी होती है। वो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि गोल्डन जायंट इस पीक दोजन को एक ही फेस अटैक में हरा देगा। प्रोफाउंड का सेक्रेटरी एक्सपर्ट्स की आंखें एकदम फ्लिकर होने लगती है। आखिर ये इंसान कौन है? इसकी एक्चुअली में स्ट्रेंथ इतनी फ्राइटिंग है। लिu कैंग को एक ही अटैक से दूर फेंक देना जो कि दोजन क्लास के पीक पे पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि इस गोल्डन जायंट की स्ट्रेंथ कम से कम पीक दोजन के 2 या 3 चेंज पे पहुंच चुकी है। हमारा ध्यान जाता है लिu कैंग की तरफ। वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है। इस समय उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। वो अपने मुंह से खून पहुंचती हुई चिल्ला के बोलता है, बेस्टर्ड, एल्डर चू के साथ सभी लोग इस चीफ के साथ इसके ऊपर मिलके हमला करो। वो किसी बांस की टहनी जैसा दिखने वाला एल्डर जिसने सबसे पहले येरेन का रास्ता रोका था। लिu कैंग की बात को सुनकर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, लेकिन भले उसका चेहरा चाहे कितना भी डार्क हो रहा हो इस समय अपनी दांती मीस के हाई बोल सकता था। इनकी साइड में नंबर्स का एडवांटेज है। अगर वो सभी मिलकर हमला करते हैं तो भले ही सामने खड़े इंसान की स्ट्रेंथ 3 चेंज पीक दोजन में पहुंच चुकी हो तब भी एटलीस्ट उसे फाइट कर पाएंगे। लिu कैंग के ऐसे रोर को सुन के प्रोफाउंड का के बाकी के एक्सपर्ट्स बस अपने डर को सप्रेस ही कर सकते थे। सेम टाइम पे इन सभी की बॉडी में से दुकी रिलीज होती है। हम कई पावरफुल दुकी अटैक्स को हवा को चीरते हुए एक्सप्लोसिव तरीके से आगे शूट होते हुए देखते हैं। जब 10 या 2 जोन एक साथ अटैक करते हैं तो ये पावर सच में काफी फ्राइटिंग लेवल पे पहुंच जाती है। इवन स्पेस भी ना झेल नहीं पा रहा था। लिu कैंग के ग्रुप को एक साथ अटैक करते हुए देख जेनन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो चिल्ला के बोलती केयरफुल रहो। लिu कैंग ग्रुप के जॉइंट अटैक को देख के वो गोल्डन फिगर बस एक कोल्ड स्नॉट करता है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उसके भारी भारी कदम आगे बढ़ते हैं। जमीन लगातार ट्रेम्बल हो रही थी। उसकी बॉडी में से लगातार गोल्डन लाइट बाहर आती है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही बड़ा मेटल स्टैचू है। बिना किसी दो स्किल को दिखाए हुए गोल्डन जायंट की बॉडी का हर एक पार्ट एक इंडेस्ट्रक्टिबल फाइटिंग स्टैंड को शो कर रहा था। पंच आगे बढ़ता है, स्पेस टूट जाता है। हम कई स्पेशल क्रैक्स को देखते हैं। जो भी अटैक उस गोल्डन जायंट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ये पंच ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उन सभी को चकनाचूर कर देता है। एक खतरनाक सा तूफान हवा को चीर देता है। फाइनली टेरिफाइंग एनर्जी प्रोफाउंड स्काई के एक्सपर्ट्स की बॉडी में एंटर कर गई थी। ऐसी फ्राइटनिंग स्टैंड की वजह से अगर लिu कैंग और उस बैम्बू से देखने वाले बुड्ढे को छोड़ दिया जाए तो बाकियों के मुंह में से लगातार ग्रक के साउंड बाहर आते हैं। ये सभी खून फेंक रहे थे। इन सभी के शरीर तोप के गोलों की तरह हजारों मीटर उड़ के दूर जाके गिरते हैं। एक ही अटैक में प्रोफाउंड स्काई के मैक्सिमम एक्सपर्ट्स को जब ये गोल्डन फिगर अनकॉन्शियस कर देता है। फाइनली लिu कैंग के चेहरे पे एक हॉरर फ्लैश होता है। किसी को भी नहीं पता था कि ये लोग अलाइव हैं या फिर डेड। इतने सारे लोगों के हैंड्स को ज्वाइन करने के बाद भी वो इस गोल्डन डीमन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तभी लिu कैंग देखता है कि उस गोल्डन जायंट की वो इंडिफरेंट आंखें अचानक से उसके ऊपर शिफ्ट हुई हैं। उसकी बॉडी में एक चिल फैलती है। वो जल्दी से बोलता है आखिर तुम कौन हो? हम अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन वो गोल्डन जायंट लिu कैंग के शब्दों को पूरी तरीके से इग्नोर मारता है। हम उसके बड़े बड़े गोल्डन कदमों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लिu कैंग की एक बड़ी सी शैडो कवर कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे डेथ गॉड उसके पास आ गया है। लिu कैंग फाइनली समझ गया था कि गोल्डन जायंट उसको बिल्कुल जाने नहीं देगा। जिस लेवल के किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है वो मर्डरस डिजायर बिल्कुल फेक नहीं हो सकती। लिu कैंग हमेशा से एक डिसाइसिव इंसान रहा है। वो तुरंत ही अपने पैरों को जमीन में पटकता है। उसकी बॉडी लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ गई थी। कुत्ते की तरह दुम दबा के भागते हुए लिu कैंग की आंखें एकदम फिरोशियस थी। वो कहता है बेस्टर्ड, जैसे चीफ को तेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम पड़ता है तो मेरे सामने मौत की भीख मांगेगा। जब से वो प्रोफाउंड स्काई सेक्टर डेप्यूटी सेक्टर चीफ बना है वो जहाँ भी जाता था सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। आखिर उसकी ऐसी मिजरेबल हालत कब हुई है? जब लिu कैंग के दिमाग में ये सभी विशेष थॉट्स आ रहे होते हैं आसमान में गोल्डन लाइट फ्लिकर होती है। वो अपनी आंखों के किनारे से एक गोल्डन लाइट को फ्लिकर होते हुए देखता है। अचानक से उसके सर के ऊपर की त्वचा फट गई थी। जैसे वो अपने सर को ऊपर करके देखता है न जाने कब वहाँ पे ऑलरेडी गोल्डन जायंट अपीयर हो गया था। अपने पीछे गोल्डन जायंट को अपीयर होते हुए देख लिu कैंग अंदर से डिसबिलीफ फील करता है। बट इससे पहले वो और कुछ सोच पाता गोल्डन जायंट की वो मेटल फिस्ट जो कि टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को कैरी कर रही होती है वो रूथलेस तरीके से उसके पीठ में जाके स्मैश हो गई थी। तुरंत ही हमें ग्रक का साउंड सुनाई देता है। इस समय लिu कैंग की बॉडी के जो भी दुखी डिफेंसेस होते हैं वो पूरी तरीके से यूजलेस थे। किसी सैलाव की तरह फाइटिंग स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में एंटर करती है। ये स्ट्रेंथ उसकी
उसकी ऑर्गन्स के साथ साथ हड्डियों को भी चकनाचूर करने लगी थी। फिर से ग्रक साउंड के साथ हम लू कैंग के मुंह से खून बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार इस खून में इंटरनल ऑर्गन्स के कई पार्ट्स को भी देखा जा सकता है। भले ही लू कैंग के चेहरे से वो विशेष एक्सप्रेशन न गया हो, लेकिन उसकी आंखों से लाइफ जा रही थी। मरने के बाद भी लू कैंग कभी समझ नहीं पाया कि अपीयर होने के बाद ये गोल्डन जायंट उसकी जान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया। वो तो बस येनिन के ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ था। लू कैंग को एक ही पंच से किल करने के बाद वो गोल्डन जायंट फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स और येनिन के सामने लैंड करता है, जिसके बाद उस गोल्डन फिगर की कोल्ड और इंडिफरेंट आंखें देखती हैं नॉर्थ के आसमान की तरफ। वो बैम्बू जैसा दिखने वाला ब्लैक रोडमैन उसी दिशा में भागा है। जब गोल्डन जायंट की आंखें उस स्पॉट को देख रही होती हैं, अचानक से स्विश वाला साउंड सुनाई दिया था। हम एक ब्लैक फिगर को जमीन से टकराते हुए देखते हैं। ये वही प्रोफाउंड का सेक्ट एल्डर होता है जो कि यहाँ से कुछ समय पहले भागा था। एक और फ्लैश के साथ आसमान में कुछ और फिगर अपीयर होते हैं, जिसके बाद ये ग्राउंड पे आ गए थे। जब येनिन इस ग्रुप को देखती है जो कि अचानक से यहाँ पे अपीयर हो गया है, अचानक से उसकी आंखें देखती हैं सामने की ब्यूटीफुल वुमन को, जिसके चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन होता है। तुरंत ही येनिन का चेहरा शॉक से भर जाता है। वो कहती है तुम खून मेडुसा हो। जब कायलिन येनिन को देखती है, उसकी भौएं भी थोड़ी सिमट गई थी। वो कहती मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेक्ट चीफ येनिन। तुरंत ही उसकी तीखी आंखें जाती है इस गोल्डन जायंट की तरफ। कायलिन एक हल्का सा स्नॉट करती है। वो अंदर से कहती है तभी मैं कहूँ जैसे इस बंदे ने फ्लावर सेक्ट का नाम सुना, ये बिना किसी परवाह करते हुए यहाँ पे क्यों आया। एक्चुअली में यहाँ पे येनिन प्रेजेंट है। जब कायलिन ऐसे गोल्डन जायंट को देखती है, येनिन स्टार्टल्ड हो जाती है। अचानक से उसे कुछ याद आता है। उसकी सरप्राइज से भरी आंखें देखती है उस गोल्डन जायंट को। वो कहती है जियान। जब साइड में खड़ी नालन यानान के कानों में शब्द जाते हैं, उसकी बॉडी वहीं पे स्टिफ हो जाती है। अचानक से उसकी स्टैंड आंखें ऊपर की तरफ देखती हैं। वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी कि इंसान जिसने बस अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करती हुई प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के पूरे ग्रुप को फिनिश कर डाला, वो एक्चुअली में जियान है। जब सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, उस गोल्डन जायंट में से गोल्डन लाइट बाहर आती है। उसका शरीर बहुत येली श्रिंक होने लगा था। कुछ पलों के अंदर ही वो एक ब्लैक रोड इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे उस किनीफर पीछे मुड़ता है, उसे येनिन और नालन यानान के स्टंट चेहरे दिखाई देते हैं। जियान कहता है क्या हुआ, क्या तुम सभी ठीक हो। इस फैमिलियर चेहरे को देख के येन काफी समय तक स्टंट रहती है। वो ग्रेजुअली रिकवर होने के बाद एक कड़वाहट भरी हंसी में पूछती है तो ये सच में तुम ही हो। जियान हल्के से स्माइल करता है। तुरंत ही वो अपनी स्टोर रिंग में से जेट बूडल को बाहर निकालता है जो कि येनिन को दे दी गई थी। येन भी समझ जाती है कि इसे कंज्यूम करना है। अपने लिए एक पिल को लेने के बाद वो जेट बूडल को नालन यानान को दे देती है, जिससे बाकी की मेडिसिन पिल्स और भी एल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके। पिल को कंज्यूम करने के बाद येनिन का एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर हो जाता है। उसकी बेटी आंखें जियान और कायलिन को देखती हैं। फाइनली अपनी नजरों को शिफ्ट करके रैंडम आवाज में पूछती है तुम सभी यहाँ पे क्यों आए हो। जियान स्माइल के साथ रिप्लाई करती हुई बोलता है हम भी एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में आए हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली हमें प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग मिल गए, जिसके बाद हमने तुम्हारे ग्रुप को देखा। येनिन हल्के से नोट करती है। उसकी नजरें चारों तरफ घूमने के बाद फाइनली कायलिन के ऊपर पॉज होती है। वो कहती है काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी। जब वो जामा एम्पायर में थी, तब एक बार वास्ट टाइगर डेजर्ट में जाने के लिए गुहे ने उसे इनवाइट किया था, क्योंकि गुहे को मेडुसा से ग्रीन लोटस कोर फ्लिप स्नैच करनी थी, जिसके बाद जान की वजह से कायलिन मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में अपीयर हुई। दोनों के बीच में जो भी मुलाकातें थी वो कोई फ्रेंडली टर्म्स में नहीं रही हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों लेडीज के बीच में कहीं ना कहीं ग्रज है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे होंगे। कायलिन हल्के से नोट करती है। जैसे उसकी कोल्ड और इंडिफरेंट पर्सनैलिटी है, वो बाकी का कुछ भी ऐड नहीं करती, न ही उसकी येनिन से बात करने की कोई इच्छा थी। अब जब कायलिन इस तरीके से बिहेव करती है, तो येनिन जिसकी हड्डियों में भी प्राउडनेस भरी हुई है, वो भी फालतू में वार्मनेस नहीं फैलाती। येनिन शांत हो जाती है। इन दोनों औरतों के बीच में ऐसे एटमोस्फेयर को देख के जियान थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। उसकी नजरें जाती हैं लिटिल फी डॉक्टर की तरफ। जियान की आंखों में हेल्प मांग रहा था, लेकिन शाओशियन बस जियान को एक बार देख के अपनी नजर को दूसरी तरफ घुमा लेती है। ऐसे सीन को देख के वो काफी डिप्रेस फील करता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि शाओशियन, जो कि हमेशा ओबीडियंट और जेंटल बिहेव करती है, वो इस समय जियान को त्याग देगी। इस समय फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर, जिन्होंने मेडिसिन पिल को कंज्यूम कर लिया होता है, वो आगे बढ़ के जियान को थैंक यू बोलती है। वो कहती है जूनियर पवेलियन चीफ, इस बार आपकी हेल्प का बहुत बहुत धन्यवाद। जियान हंस के बोलता है एल्डर आप कैसी बात कर रही हो। फॉलन स्टार पवेलियन और फ्लावर सेक्ट के बीच में पहले से ही काफी अच्छी रिलेशनशिप है, और तो येनिन मुझे पहले से ही जानती है। मुझे आपकी हेल्प करनी थी। वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलता है एल्डर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सभी को एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में एंटर करे हो कितना समय हो चुका है। ये सुन के एल्डर के चेहरे पे सैडनेस फ्लैश होती है। वो कहती है हमें यहाँ पे आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम किसी एग्जैक्ट रूट को फॉलो नहीं कर रहे। इस वजह से हमारी स्पीड भी काफी स्लो रही है। जर्नी के दौरान हमने कई बार फिरोशियस बीस्ट को भी आकर्षित कर लिया है। जब कुछ समय पहले हम फिरोशियस
फिरोशियस वे से लड़ रहे थे तो परफॉर्मेंस का इंसेक्ट हमारे ऊपर स्नीक अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से एल्डर चिंगुआ की मौत हो गई। ये सुन के जियान को भी अंदर से थोड़ा बुरा महसूस होता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो एल्डर, क्या आप बाकी फैक्शंस की सिचुएशन के बारे में जानती हो? जियान के क्वेश्चन का आंसर साइड में खड़ी येनिन देती है। वो कहती है वो सभी लोग एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के एंशिएंट रीजन स्टेट में पहुंच रहे होंगे। एंशिएंट टाइम से वही जगह छूटी हुई है, कोई भी नॉर्मल फिरोशियस बीस्ट वहाँ पे नहीं जाता। इस वजह से इस पूरे एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में बस उस जगह को सेफ बोलते हैं। येनिन बोलती है लेकिन अगर हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो अभी हमें 2 दिन लग जाएंगे। जियान कहता है एंशिएंट रीजन स्टेज, हाँ। वो थोड़ा डीप थॉट में चला जाता है। वो बोधिसत्व हार्ट को सक्सेसफुली हासिल करना चाहता है, लेकिन भले उनके ग्रुप की स्ट्रेंथ ऐसी हो तब भी उस जगह तक सही सलामत पहुंचना मुश्किल है। हर एक यूनिक ट्रेजर को कोई न कोई बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो फिर बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जैसे एक्सट्रीमली रेयर और यूनिक ऑब्जेक्ट की बात ही छोड़ो, जो यूनिक बीस्ट जैसे गार्ड कर रहा होगा वो डेफिनेटली बहुत ही फ्राइटनिंग होने वाला है। यही रीजन है जिसकी वजह से जियान को बाकी फैक्शंस की जरूरत थी, क्योंकि जब chaos क्रिएट होगी तभी वो मौके का फायदा उठा पाएगा, वरना उसके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन वो सभी फैक्शन जो कि इतनी सारी परेशानी को सॉल्व करके इवेंचुअली एंशिएंट रीजन स्टेज में पहुंच पाते हैं, वो बिल्कुल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फैक्शंस होंगे। इनमें से कुछ जियान के पुराने दुश्मन भी हो सकते हैं, जिसका एक उदाहरण हॉल ऑफ सोल है। ये सोच के जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है क्यों ना आगे की जर्नी हम साथ में तय करें। अगर हमारी दोनों पार्टी यूनाइट होती है तो अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ राइज करेगी। किसी भी परेशानी का सामना करते समय हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। रिगार्डलेस एंशिएंट रीजन स्टेज पे पहुंचने वाले फैक्शन चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जियान को उस जगह पे पहले पहुंचना था। इस वजह से सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करना उसके लिए बिल्कुल यूजलेस होगा। जियान के ऐसी सजेशन को सुन के येनिन थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करने लगती है। जियान की टोली की वजह से जैसा एटमोसफेयर फैल रहा है उससे वो यूज टू नहीं हो पा रही है, लेकिन अपने ग्रुप मेंबर्स की ऐसी इंजरीज को देख के वो एंड में जाके नॉड ही कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों वो पहले से इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर चुके हैं। अगर वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते रहते हैं तो उनके लिए एंशिएंट रीजन स्टेज में पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। येनिन कहती है हम चलो ईस्ट वाला रास्ता लेते हैं। हालांकि वेस्ट जाने वाला रास्ता थोड़ा क्लोज पड़ता है, लेकिन उस जगह की मेन रोड को एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन ने ऑक्यूपाई करके रखा है। उसकी स्ट्रेंथ 5 चेंज पीक डोजन एक्सपर्ट से कंपेरेबल है। अगर हम वहां से पास होते हैं तो हम उसे डेफिनेटली डिस्टर्ब कर देंगे। एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन, इस नाम को सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो जाता है। ये म्यूटेट हुए स्नेक बीस्ट की एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज है। ये 9 सरेन डीप ब्राउन पाइथन से भी ज्यादा फिरोशियस होता है, लेकिन ये क्रीचर को ज्यादा ही रेयर है। बाहरी दुनिया में इसका नामो निशान पाया नहीं जा सकता। अनएक्सपेक्टेड बातें को यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं कि एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की रेयरिटी की वजह से जियान स्टार्टल्ड फील कर रहा हो, बल्कि जियान एक और एंशिएंट बुक में पढ़ रहा होता है कि एक एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के ब्लड का यूज करके अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करके पावरफुल बनाया जा सकता है। इस समय जियान को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को वहां तक प्रैक्टिस कर पाएगा जिससे वो 99 फुट तक पहुंच सके। अभी वो एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में है, काफी जल्दी वो पावरफुल फैक्शन से ही मिलने वाला है। अगर ट्रम्प कार्ड के रूप में जियान के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं होती तो जियान बस सप्रेस होकर रह जाएगा। और तो एंशिएंट बुक में से जियान को एक और चीज याद आती है कि एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को ब्लड पूल बनाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो ब्लड पूल ही वही लोकेशन होती है जहाँ पे उसका ऑफस्प्रिंग जन्म लेने वाला है। अपनी संतान के लिए सफिशिएंट एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए वो कई 100 साल तक उन नेचुरल ट्रेजर्स को इकट्ठा करता रहता है जो कि रिच एनर्जी से भरे हुए हों, जिसके बाद वो उन्हें ब्लड पूल में डाल देता है। फाइनली ब्लड इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और ये एनर्जी जन्म होने वाले ऑफस्प्रिंग की बॉडी में मर्ज हो जाती है। जियान की आंखें अचानक से शाइन करती हैं। वो पूछता है कि तुमने अपनी आंखों से उस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को देखा है? येनिन सोलम आवाज में कहती है यस। वो कहती है हम एक बार उसे लड़ भी चुके हैं, अच्छी बात है कि हम अपनी जान बचा के यहाँ पे आ पाए। जियान कहता है तो ऐसी बात है। तुरंत ही वो येनिन को देख के बोलता है मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन मेरे लिए बहुत यूजफुल है। जब जियान कहता है कि वो उस एरिया में जाने का प्लान कर रहा है जहाँ पे फियर्स और ब्रूटल एंशिएंट डीमन हेवन पाइथन रहता है, ये सुन के येनिन का ग्रुप एकदम चौंक गया था। जियान स्माइल करके बोलता है मेरे पास मेरे अपने प्लान्स हैं, मैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानने बिना फालतू में एक्शंस नहीं लेता और तुम सब भी थोड़ा रिलैक्स करो। हालांकि वो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन पावरफुल हो, लेकिन वो हम सबको डिफीट नहीं कर सकता। जियान को इस तरीके से जिद पे अड़ती हुई देख बेचारी येनिन अपने सिर को हिला सकती थी। वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद साय करके बोलती है क्योंकि तुम वहाँ पे जाना ही चाहते हो तो चलो हम साथ में ट्रेवल करते हैं। मेरे ग्रुप के मेंबर्स पहले से ही चोटिल हैं, अगर हम सेपरेट हो जाते हैं तो हमारे लिए खतरा ज्यादा होगा। कोइंसिडेंटली हम उस रास्ते को भी जानते हैं जो कि तुम्हें सबसे पहले एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन तक पहुंचा सकता है। ये सुन के जियान अंदर से रिलीफ फील करता है। वो हंस के बोलते हैं हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आप सभी को ट्रेवल कर रहा हूँ। आप सभी बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। येनिन कड़वाहट फील करती हुए अपने सिर को हिलाती है। वो स्माइल के साथ बोलती है लगता है मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। ओरिजिनली येनिन चाहती थी कि वो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के बारे में बता के जियान को वार्न कर सके। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान उससे आकर्षित हो जाएगा। उसके शब्दों को सुन के सभी लोग नोट करते हैं, जिसके बाद सभी अपनी जगहों को ढूंढ कर बैठ गए थे। हम देखते हैं जियान को जो कि एक बड़े से पत्थर पे होता है। इस समय उसने अपनी आंखों को बंद करके वो ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर गया था।
था। काफी जल्दी आधे घंटे का समय निकल जाता है। जब जियान दोबारा से अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स के चेहरे काफी ज्यादा बेटर हो गए थे। हम जियान को एक बार नोट करके खड़े होते हुए देखते हैं, लेकिन वो जस्ट कुछ बोलने वाला होता है। अचानक से जियान ने कुछ सेंस किया था। उसकी आंखें अपने पीछे के आसमान को देखती हैं। एक पल के बाद वो अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है, आप सभी जल्दी से अपने औरों को हाइड करो, कोई चीज हमारे पास आ रही है। जियान के शब्दों को सुन के पूरा ग्रुप स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन वो तुरंत ही फॉरेस्ट में छिप जाते हैं। वो अपनी सांसों और औरों को वीकेस्ट लेवल पर सप्रेस करके अपने आप को नेचर से मिला लेते हैं। जियान का ग्रुप जस्ट फॉरेस्ट में विड्रॉ कर ही पाया था, आसमान में स्विश स्विश वाली कई साउंड सुनाई देती हैं। हम कई फिगर्स को आसमान में जाते हुए देखते हैं। इनकी स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होती है। इन सभी को बिना किसी परवाह के ऐसे उड़ते हुए देख लिटिल फी डॉक्टर की आईब्रोज नेट हो जाती है। वो सॉफ्ट आवाज में कहती है, ये लोग बहुत ज्यादा साहसी हैं। क्या इन्हें डर नहीं कि इनके एक्शंस की वजह से ये फेरोशियस बीस्ट के ध्यान को आकर्षित कर लेंगे। जियान की भौएं भी सिकुड़ी हुई थी। वो आसमान में उड़ते हुए फिगर्स को देखते हैं। जियान की जैसी आउटस्टैंडिंग आईसाइट होती है, उसे कलरफुल कपड़ों को पहने हुए एक लेडी दिखाई देती है। लगता है वही इस ग्रुप को लीड कर रही है। ये लेडी जियान को काफी फैमिलियर फीलिंग देती है। जिस मोमेंट में जियान के दिमाग में विचार आता है, अचानक से उसे कुछ याद आया था। वो शौक से वरी आवाज में कहता है, हेवन डीवन फिंक्स टाइप की फेंगचिंगर है। उसे याद है कि जब दोशेंग के रिमेन्स में उसने फेंगचिंगर को देखा था, फेंगचिंगर की स्ट्रेंथ बस दोजोंग पे थी, लेकिन अब जब जियान फेंगचिंगर को देख रहा है तो फेंगचिंगर एक दोजन पीक के ऊपर की फीलिंग दे रही है। और जियान हल्के से सेंस कर पा रहा था कि अभी की फेंगचिंगर उस पहली वाली फेंगचिंगर से थोड़ी अलग है। ऐसा डिफरेंस उसके बाहरी अपीयरेंस की वजह से नहीं होता, बल्कि उसकी सोल से ओरिजिनेट हो रहा था। पहले की फेंगचिंगर भले अपनी डीमन फिनिक्स टाइप की ब्लड लाइन पर रिलाई कर रही हो, लेकिन वो जियान को बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर पा पाती। लेकिन अब जब वो फेंगचिंगर को देखता है, जियान को एक हल्का सा प्रेशर फील होता है। उसने ऐसे प्रेशर को जिया के अंदर सेंस किया था। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो कहता है, ये प्रेशर तो एंशिएंट हेवन फिनिक्स का है। एक पल के बाद वो फाइनली रिकवर होता है। जियान ने गहरी सांस भरी थी। एंशिएंट हेवन फिनिक्स अब इस दुनिया में पाई नहीं जाती, तो फिर ऐसा प्रेशर इस फेंगचिंगर पे कैसे आया? जियान कहता है, डेफिनेटली इस औरत को कोई खतरनाक अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इस तरीके से राइज हो चुकी है। लगता है मैं और भी डिले नहीं कर सकता। इस बार मुझे इस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की तरफ जाना ही होगा, जिससे मैं उसके ब्लड पूल पर रिलाई करते हुए अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पीक तक ट्रेन कर सकूं। और तो और मुझे 9 स्टार दोजन में जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा। तुरंत ही जियान अपने हाथों को क्लेंच करता है। ये सभी दुश्मन जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, अब वो जियान को सच्चा प्रेशर फील करवा रहे हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक्सट्रीमली स्टीप माउंटेन को। ये काफी डेंजरस लग रहा था। ये किसी बड़ी सांप की तरह रोड के साइड में खड़ा हुआ होता है। इसके 100 मीटर के रेडियस में लगातार काली गैस के वेपर्स घूमते रहते थे। इस टेरिटरी में कोई फेरोशियस बीस्ट कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि टेरिटरी एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को बिलोंग करती है। ये एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन एक एक्सट्रीमली रेयर म्यूटेटेड बीस्ट है। अगर हम इसे सीनियरिटी के तौर पर देखें तो इसकी ब्लड लाइन स्नेक लाइन के उन एंशिएंट एंसेस्टर्स के काफी क्लोज है, लेकिन इसकी फेरोसिटी की वजह से इसकी सोचने की क्षमता, जिसे इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, वो 9-3 डीप ब्राउन पाइथन ट्राइब से काफी वीक है। यही रीजन है जिसकी वजह से 9-3 डीप ब्राउन पाइथन ट्राइब इन एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। आफ्टर ऑल ये सभी उस किलिंग मशीन की तरह है, जिनके पास भले चीज स्ट्रेंथ हो, लेकिन बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं है। एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन का ब्लड फिजिकल बॉडी को टेम्पर करने के लिए काफी सही माना जाता है, लेकिन कई नेचुरल ट्रेजर्स के द्वारा रिफाइन होने की वजह से अभी की जियान की फिजिकल बॉडी ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। किसी ऑर्डिनरी से ट्रेजर से जियान का कोई खास फायदा नहीं होगा। भले उस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के ब्लड का यूज करे, तब भी ये बहुत इफेक्टिव साबित नहीं होने वाला। इस वजह से जियान का टारगेट उन एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन का ब्लड नहीं होता, बल्कि वो होता है एंशिएंट डीमन ब्लड पूल, जिसे वो हजारों सालों से एक्यूमुलेट कर रहा है। ये हेवन डीमन ब्लड पूल नेचुरल एनर्जी से भरा हुआ होता है। ये प्योर एनर्जी नेचुरल ट्रेजर से आई है, जिसे एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन बहुत समय से इकट्ठा करता आ रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, इस पूल में इकट्ठी होने वाली एनर्जी एकदम टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाती है। अगर कोई नॉर्मल एक्सपर्ट इसके अंदर एंटर करता है, तो इतनी टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। सिर्फ एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के डिसेंडेंट्स इसे इंड्योर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होती, भले ऐसी फ्राइटिंग एनर्जी को बाकी के लोग ना सह पाए, लेकिन सेम कंडीशन जियान पे लागू नहीं होती है। इतनी सारी रिफाइनमेंट्स के बाद जियान की फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ कई मैजिकल बीज से कंपेरेबल है। इस वजह से हेवन डीमन ब्लड पूल उसके लिए सबसे अच्छा नरिशमेंट है। इस बार वो इस ब्लड पूल का यूज करके सिर्फ किंग कॉन्ग क्लास बॉडी को पीक तक की ट्रेन नहीं कर सकता, बल्कि वो उसकी प्योर एनर्जी का यूज करके दुजुन क्लास के 9 स्टार में ब्रेक थ्रू कर सकता है। उस समय जियान की स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज होगी। ये एंशिएंट बेसन रीजन जो कि खतरों से भरा हुआ है, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ ही घूमा जा सकता है। जब जियान का ग्रुप उस बड़े से पार्ट से थोड़ी सी दूरी पे अराइव हो जाता है, येनियन सामने के ब्लैक फॉग को देख के बोलती है, एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन यहीं पे है। जियान एक्साइटमेंट के साथ नोट करता है। वो बिना फालतू की बकवास कर रहे हुए सीधी डीप आवाज में बोलता है, चलो अपने अटैक को प्रिपेयर कर लो। ये कहते जियान का फिगर ब्लैक शैडो में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि इस भयानक से काले पहाड़ की तरफ शूट हो जाता है। काइलिन, चिंगलिन, लिटिल फी डॉक्टर और बाकी ये लोग उसे काफी जल्दी फॉलो करते हैं। फ्लावर सेक्ट का ग्रुप भी कुछ समय तक
हेजिटेट करता है, लेकिन येन के ऑर्डर को कोई भी इग्नोर नहीं करता। इस समय जियान के ग्रुप ने अपने औरों को बहुत ही वीक लेवल में सप्रेस करके रखा होता है। वो उस काले धुएं के अंदर काफी तेजी से घुस जाते हैं। अचानक से पूरे ग्रुप के कानों में एक बहुत ही पैनिक हिजिंग साउंड सुनाई देती है। बहुत ही जल्दी पूरा माउंटेन एकदम हिलने लगा था। कई तेज तेज हवाओं की आवाज सुनाई देती है। हम पहाड़ के अंदर से 1000 फुट बड़ी स्नेक टेल को बाहर आती हुई देखते हैं। ये लाइटिंग स्पीड के साथ जियान के ग्रुप की तरफ स्लैम हो गई थी। जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एंशिएंट डीमन हेवन सरपेंट की सेंसेस इतनी ज्यादा शार्प होंगी। फिर भी वो एक कोल्ड स्नॉट के साथ 2 कदम पीछे लेता है। अचानक से उसकी बॉडी में से एक ब्राइट गोल्डन लाइट इमिट होती है। पलक झपकती उसका फिगर 70 फीट लंबा हो जाता है। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज करने के बाद जियान, जो कि शाइनिंग गोल्डन जायंट में बदल चुका था, उसके वो बड़े से गोल्डन हाथ अचानक से आगे बढ़ जाते हैं। उसके दोनों फिस्ट रूथलेस तरीके से उस बड़ी सी सरपेंट टेल से जाके टकराए थे। इस एक्सप्लोजन में भयंकर साउंड सुनाई देता है। फ्राइटिंग हवाएं चारों तरफ फैलती हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पे मौजूद होने वाले लोग मीडियोकर नहीं होते, इस वजह से उन्हें कुछ खास डैमेज का सामना नहीं करना पड़ता है। उस बड़ी सी पूंछ के अटैक के पीछे इतनी फोर्स थी कि जियान का वो गोल्डन जायंट कई कदम पीछे लेता है, लेकिन वो बड़ी सी सरपेंट टेल भी पीछे चली गई थी। इस समय उसके कई स्किल्स डैमेज हो चुके होते हैं। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद जियान की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी फ्राइटिंग लेवल पे पहुंच जाती है। अपनी बॉडी में से पेन को फील करके आसमान में एक बहुत ही भयंकर सा रोर सुनाई देता है। ये रोर एकदम वायलेंस से भरा हुआ था। बहुत ही जल्दी ये पूरा पहाड़ एकदम क्वेवर होने लगता है। फाइनली सभी के कानों में एक भयंकर साउंड सुनाई दिया था। वो 1000 फुट बड़ा काले रंग का पाइथन फाइनली माउंटेन से बाहर आ जाता है। ये ब्लैक जायंट पाइथन बहुत ह्यूज होता है। इसके पूरे शरीर को स्केल्स ने कवर करके रखा था। साथ में इन स्केल्स को एक ब्लैक फॉग की डेंस लेयर ने कवर करके रखा होता है। स्पेशली इसका सर काफी टेरिफाइंग लगता है। ये कोई नॉर्मल स्नेक फेस नहीं था। इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही बड़े इंसान का चेहरा है। इसे देखने वाले चिल फील करते हैं। शायद तभी इस चीज को हेवन डीमन पाइथन बोला जाता है। जिस पल में एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन अपीयर होता है, आसमान में काले रंग के बादल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। लाइटिंग स्पीड से इन बादलों के अंदर टेरिफाइंग एनर्जी इकट्ठी होने लगी थी। ये भी रिलेटिवली पावरफुल होती है। इसकी वो बड़ी सी लाल आंखें, जिनका साइज कम से कम 10 फीट का होगा, वो 2 बड़े बड़े लैंप की तरह लगते हैं। जियान की टोली सेंस करती है कि जब ये आंखें उनकी तरफ देखती हैं, इनमें वायलेंस और किलिंग इंटेंट भरा हुआ होता है। आसमान में आई इस भारी भरकम सी चीज को देख के सभी के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। ये एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन सच में कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं था। जियान देख रहा होता है इस एंशिएंट डीमन हेवन पाइथन को और डीप आवाज में कहता है अटैक। इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ एक्चुअली में 5 चेंग पीक डोजन तक पहुंच चुकी है। अगर जियान एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम का यूज नहीं करना चाहता तो उसे पूरे ग्रुप पे रिलाई करना होगा। जियान की आवाज को सुन के कालिन फटाक से नॉड करती है। उसकी डेलिकेट सी बॉडी आसमान में गई थी। तुरंत ही वो 7 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब वे दोनों क्रीचर्स आसमान में जाते हैं, हमें मालूम पड़ता है कालिन, जो कि 7 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन के रूप में थी, उसका साइज दूसरी पार्टी से बिल्कुल कम नहीं है। कालिन की बॉडी में से एक इंडिविजुअल प्रेशर फैलता है, जिसकी वजह से इस हेवन डीमन पाइथन की फेरोसिटी थोड़ी कम हो गई थी। अगर ब्लड लाइन की प्योरिटी की बात करी है तो ये हेवन डीमन पाइथन हेवन सॉलिंग पाइथन से कंपेयर नहीं कर सकता। आखिरकार हेवन सॉलिंग पाइथन को एंशिएंट टाइम में एंशिएंट हेवन सरपेंट से भी कंपेयर किया जा सकता था। फिर भी ये कहना पड़ेगा कि एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन कुछ ज्यादा ही वॉलेंट और फेरोशियस होता है। इस वजह से भले कालिन की बॉडी में से ब्लड लाइन प्रेशर फैल रहा हो, लेकिन इसकी वजह से दूसरी पार्टी का किलिंग इंटेंट बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो रहा था। खैर, अगर हम हेवन सॉलिंग पाइथन को छोड़ भी दे, अगर यहाँ पे सच में एक जेन्युइन एंशिएंट हेवन सरपेंट भी आ जाता है, तब भी सामने खड़े इस मॉन्स्टर की इतनी हिम्मत होगी कि वो सही बाइट करने के लिए आगे बढ़ेगा। अचानक से आसमान के बादल चर्न होने लगते हैं। कालिन, जो कि हेवन सॉलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, वो कई रंग बिरंगे थंडरबोल्ट्स को समन कर लेती है, जिसके बाद वो लगातार हेवन डीमन पाइथन की बॉडी में जाके टकराने लगे थे। जैसे ही कालिन अटैक करती है, हम उस हेवन डीमन पाइथन को भी अपने बड़े से मुंह को खोलते हुए देखते हैं। उसके मुंह में से कई काले रंग के क्लस्टर शूट होते हैं। ये सभी कलरफुल थंडरबोल्ट्स का सामना करते हैं। भले ही ब्लड लाइन के तौर पे वो हेवन सॉलिंग पाइथन से कंपेयर ना कर सके, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कालिन से कई गुना सरपास हो चुकी थी। इस वजह से इस फाइट में एडवांटेज में यही रहता है। लेकिन जब ये हेवन डीमन पाइथन अटैक करने में बिजी था, जियान, जो कि उस गोल्डन जायंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, वो फटाक से गोल्डन लाइट में बदल के उसके सामने आ जाता है। उसकी फिस्ट के सामने एक फ्राइटिंग स्टॉर्म इकट्ठा हुआ था, जो कि रूथलेस तरीके से हेवन डीमन पाइथन की बॉडी में जाके टकरा जाता है। जब बैंक साउंड के साथ ये पंच टकराया था, उस हेवन डीमन पाइथन का काफी ब्लैक फॉग बिखर जाता है। इवन उसके कई ब्लैक स्केल भी फट गए थे। जियान को अटैक करती हुई देख एल्डर चिंगचैंग और शाओशियन की टोली अपनी दुखी अटैक्स को करना शुरू कर देती है। फ्राइटिंग दुखी प्लस आसमान में सीटी बजाते हुए सारी दिशाओं से हेवन डीमन पाइथन की बॉडी में आके टकरा रहे थे। हवा में ऐसे ब्लास्ट होते हैं जिसे वो हेवन डीमन पाइथन में इंड्योर नहीं कर पाता। लेकिन ये हेवन डीमन पाइथन भी बहुत ही फेरोशियस था। उसकी वो लाल आंखें सारे अटैक्स को इग्नोर करती हैं। वो अपनी बड़ी सी पूंछ को फटकारता है, इसी तरह टारगेट करती है जियान को, क्योंकि जियान से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। जब ये बड़ी सी स्नेक टेल जियान की बॉडी में हैवी तरीके स्मैश होती है, हमें क्लियर मेटेलिक साउंड सुनाई देता है। आसमान में कई स्पार्क्स फैलते हैं। ऐसे सीरियस अटैक को रिसीव करने की वजह से जियान के गले में से एक मफल्ड आवाज बाहर आती है। वो फोर्सफुली फाइटिंग स्टैंड को सह लेता है। उसके दोनों बड़े से हाथ उस हेवन डीमन पाइथन की बड़ी सी टेल को पकड़ लेते हैं। बहुत ही जल्दी जियान के हाथों में से
एक पर्पल ब्राउन फ्लेम रिलीज होनी शुरू हो जाती है। काफी जल्दी इसने पूरे पाइथन की बॉडी को कवर कर लिया था। जिस ब्लैक फॉग ने स्केल्स को कवर करके रखा होता है तुरंत ही उसका नामो निशान मिट जाता है। अचानक से ऐसे टेरिफाइंग टेम्परेचर को फील करके ऐसा लगता है हेवन डीमन पाइथन एकदम क्रेजी मोड में एंटर कर गया है। उसकी एनॉर्मस बॉडी विगल करने लगती है। जहाँ जहाँ पे उसकी वो पूंछ टकराती थी हम आसपास के पहाड़ों को चकनाचूर होते हुए देखते हैं। हेवन डीमन पाइथन को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख सभी अंदर से काफी स्पीचलेस फील करते हैं। इससे डील करना काफी डिफिकल्ट है। अगर कायलिन और जियान इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे होते तो ये सभी मिलके भी इसके एक पूंछ वाले अटैक को झेल नहीं पाते। जियान एक हाथ से हेवन डीमन पाइथन की टेल को पकड़ता है, वहीं पे उसने दूसरे हाथ से फिस्ट अटैक करने शुरू कर दिए थे। उसका पंच जिसमें वायलेंट फोर्स के साथ साथ हॉट फ्लेम भी होती है वो बैंग बैंग साउंड के साथ उसकी टेल में जाके स्मैश होता है। ऐसा लगता है जैसे खून की नदियां बह रही हो। हालांकि इसकी वजह से हेवन डीमन पाइथन को बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन इसके कैरेक्टर की फरोशियसनेस भी बढ़ जाती है। ये डीमन पाइथन और भी खतरनाक तरीके से विरोध करने लगता है। जब जियान को ऐसा लग रहा होता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हेवन डीमन पाइथन को और भी देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, तभी इसके कानों में एक स्वीट सी आवाज एंटर करती है। तुरंत ही जियान का ध्यान इस आवाज की तरफ गया था। ये आवाज चिंगलिन की होती है। चिंगलिन कहती है, यंग मास्टर जियान, आप इसकी आंखों को मुझे देखने के लिए फोर्स करो। ये सुन के जियान एक गहरी सांस लेता है। उसकी पूरी दुखी दोनों हाथों में फ्लो होने लगी थी। जैसे ही फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ उसके हाथ में ट्रांसफर होती है वो पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए हेवन डीमन पाइथन की बॉडी को फोर्सफुली घुमा देता है। जियान के ऐसे एक्शंस की वजह से वो हेवन डीमन पाइथन और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कोई क्रेजी एक्शन ले पाता उसकी दोनों आंखों के सामने एक बड़ी सी हरे रंग की आंख अपीयर होती है। इसमें 3 हरे रंग के फ्लावर्स रोटेट हो रहे होते हैं। जैसे ही वो उस रोटेशन को देखता है हेवन डीमन पाइथन की सोल में से एक नम सी फीलिंग ओरिजिनेट होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई थी। धीरे धीरे करके जेंटल हो जाता है। इसकी आंखों में जो मर्डरस इंटेंस और वायलेंस था हम उसे एकदम गायब होते हुए देखते हैं। अब ये सीन क्या सिग्निफाई करता है आई गेस आप सभी को तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ जाएगा। उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हेवन डीमन ब्लड पूल को फिर जियान 9 स्टार दोजन में ब्रेक थ्रू करेगा और अंत में जाके सभी पहुंच रहे होंगे उस एंशिएंट रीजन स्टेज में। चीजें काफी हीट अप होने वाली हैं, सो तुम सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहना। आई मीन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आई गेस इस एपिसोड में आप सभी को मजा आया ही होगा, लेकिन सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वैसे जो भी पिछले से पिछला गूक लाइन वाला आर्क था उसमें हनिया जियान का काफी अच्छा अपोनेंट लग रहा था, लेकिन वही उसका तो काम तमाम हो गया है। इस वजह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में जियान को हनक्लेन से एक और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलने वाला है और भाई ये बहुत दिमाग खराब करेगा। खैर इसके बारे में कौन कौन जानता है कमेंट्स में हिंट दे सकते हो। हम वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 11,000 लाइक्स का। आई होप आप इसे कंप्लीट करवा दोगे। अगर आप रिलीज होने वाले एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप आपका वेट कर रही है। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस वाला फीचर मिल जाएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियोस को प्रिपेयर करता हूँ वो आपके लिए अवेलेबल हो जाया करेंगे। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो फटाफट से लेफ्ट साइड में क्लिक कर दो। हम सीधा मिलते हैं वीडियो के उस पार। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।